जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न इकाइयां पाई जाती हैं। उन इकाइयों के मध्य संबंध भी विद्यमान होता है तथा सभी इकाइयों के कुछ क्रियाकलाप होते हैं, जीवन शैली होती है। इसलिए जाति व्यवस्था में जहाँ संरचनात्मक पहलू हैं, वहीं कुछ सांस्कृतिक पहलू भी विद्यमान हैं। इसलिए जाति की विशेषताओं को हम दो भागों में बांटते हैं, संरचनात्मक और सांस्कृतिक विशेषता। संरचनात्मक के अंतर्गत खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, अंतर्विवाही इत्यादि आते हैं और सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिबंध, रहन सहन, खान पान संबंधी प्रतिबंध, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं, पवित्रता अपवित्रता की धारणा इत्यादि जैसी विशेषताएं आती हैं। सबसे पहले हम खंडात्मक विभाजन की बात करेंगे। खंडात्मक विभाजन अर्थात जाति व्यवस्था समाज को विभिन्न खंडों में बांट देती है और मुख्यतः 4 खंड पाए जाते हैं, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण और सबसे निम्न स्थान पर शूद्र विद्यमान होते हैं। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों के बीच में विद्यमान होते हैं। इसका समर्थन जीएस घुरिये जैसे समाजशास्त्री करते हैं। कहते हैं जाति व्यवस्था को खंडात्मक विभाजनवादी व्यवस्था कहते हैं। संस्तरणात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उच्चता निम्नता पाई जाती है। अतः ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, क्षत्रिय को उससे निम्न प्रास्थिति प्राप्त होती है, वैश्य उससे निम्न होता है और शूद्र सबसे निम्न प्रास्थिति प्राप्त होता है। मैकियम मेरिट जैसे समाजशास्त्री इस सोपान पर आधारित व्यवस्था को मानते हैं। उन्होंने अपने किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के आधार पर भोजन तथा पानी के आधार पर जाति व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा है और उस श्रेणी का आधार भोजन और पानी को मानते हैं। कुछ लोगों के हाथ से पानी दिया जाता है, कुछ का बना खाना ग्रहण किया जाता है, कुछ लोगों के साथ बेटी का विवाह किया जाता है, अर्थात विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन्हीं क्रियाकलापों के आधार पर जातियों में श्रेणियां विद्यमान हैं। अंतर्विवाही अर्थात अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, जाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं। जीएस घुरिये जैसे समाजशास्त्री इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जाति से बाहर विवाह करने पर उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, इसीलिए जाति अंतर्विवाही होती है। सांस्कृतिक विशेषता की अगर बात करें तो इसमें व्यावसायिक प्रतिबंध आते हैं। प्रत्येक जाति के अपने कुछ निश्चित व्यवसाय होते हैं जिसे दूसरी जातियां नहीं कर सकती हैं और ना वे किसी दूसरी जाति की व्यवस्थाएं में अपना सकते हैं। घुरिये जैसे समाजशास्त्री इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि धार्मिक व्यवसाय ब्राह्मणों का आनुवांशिक व्यवसाय था और कोई दूसरी जाति इसे नहीं कर सकती थी। पवित्रता और अपवित्रता इसका एक और विशेषता है। जातियों द्वारा किए गए व्यवसाय के आधार पर उनमें पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचार भी समाहित थे। लुई ड्यूमा, एवं श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्री इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जिस जाति के व्यवसाय जितने पवित्र होते हैं उसे उतना ही पवित्र माना जाता था। जैसे ब्राह्मण के व्यवसाय सबसे अधिक पवित्र माने जाते थे, इसलिए उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसका भोजन पवित्र माना जाता था, इसलिए वह पवित्र जाति मानी जाती थी इत्यादि। रहन सहन, खान पान संबंधी प्रतिबंध अर्थात एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने पर प्रतिबंध था। जीएस घुरिये जैसे समाजशास्त्री, ब्लस्ट जैसे समाजशास्त्री इसकी बात करते हैं। कहते हैं कि सहभोज को लेकर जातियों में कुछ नियम थे। इन नियमों के अनुसार ही भोजन ग्रहण किया जाता था। भोजन किन लोगों के साथ, किसके हाथ का भोजन किया जाए, ये सब नियमों के माध्यम से निर्धारित था। जैसे एक ब्राह्मण निम्न जाति के हाथों का पका भोजन नहीं करेगा, क्षत्रिय एवं वैश्य के यहाँ यदि भोजन करेगा तो पका हुआ भोजन करेगा, कच्चा भोजन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि घी से बना भोजन पका भोजन था, जिससे सारी अशुद्धियाँ तलकर नष्ट हो जाती हैं और ब्राह्मण की पवित्रता बनी रहती है। जीएस घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्री भी अपने अध्ययन में इन विशेषताओं का समर्थन करते हैं। सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं की अगर बात करें तो सामाजिक जीवन में धार्मिक निर्योग्यता पाई जाती है। जातियों में यह मान्यता है कि जातियों को स्वयं भगवान ने बनाया है, उसमें फेरबदल करना संभव नहीं है, इसलिए जो कार्य जिस जाति के लिए निर्धारित हुआ है उसको उसका पालन करना अनिवार्य है। घुरिये इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि नीची जाति का व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकता था, सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकता था, जिससे उच्च जातियों की पवित्रता बनी रहे।
के.एल. शर्मा जैसे समाजशास्त्री ने तो यहाँ तक कहा कि नीची जाति का कोई भी व्यक्ति यदि द्विज जाति के गांव से निकल जाता था तो पूरा गांव अपवित्र हो जाता था। उसे पवित्र करने के लिए कुछ धार्मिक कृत्य करने पड़ते थे, इसलिए उसका द्विज जातियों के गांवों में जाना निषिद्ध था। अन्य समाजशास्त्री जैसे लुई ड्यूमा जाति को मूल्यों का मिश्रण कहते हैं। योगेंद्र सिंह जैसे समाजशास्त्री उसे संरचनात्मक रूप से अधिक महत्व देते हैं। आंद्रे बेतई जाति को शक्ति के आधार पर परिभाषित करते हैं।